नमस्कार। आप लोगों का टू दी पॉइंट विद आनंद वर्धन में फिर एक बार फिर से स्वागत है। काफी बीच में एक लंबा ब्रेक हो गया क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज थे, थोड़ी तबीयत वगैरह भी ठीक नहीं थी। तो हम अब काफी दिनों बाद मैं आनंद से जुड़ रहा हूँ। आनंद, जुड़ने के लिए धन्यवाद। आनंद, मैं आज सीधे आपसे ये बात करना चाहता हूँ, एक तरह से एक स्टेटस चेक हमारे देश का। हम लोग कहाँ पर पहुंचे हैं और क्या हो रहा है। एक तरह से थोड़ी सिचुएशन डिप्रेसिंग भी लगती है, गुस्सा भी आता है और ये नहीं समझ आ रहा हम किस दिशा में जा रहे हैं। जो भी बात मैं आपसे करूंगा ये मैं ऑपरेशन सिंदूर को बैकड्रॉप में रख के आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बात शुरू हुई थी, हमारे सैलानी गए थे पहलगांव, 22 अप्रैल को उनकी हत्या की गई, निर्मम तरह से हत्या की गई, उनका धर्म पूछ के उनको मार दिया गया और वहां से ये सारा शुरू हुआ था। उसके बाद ही मोदी जी ने काफी कड़ा स्टैंड लिया, सारा देश उनके साथ था, हम सब उनके साथ थे, देश में बहुत गुस्सा भी बना हुआ था और उन्होंने बहुत सही बात कही कि हम जो भी लोग इसके पीछे हैं, जिन्होंने ये काम किया है, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो परपेट्रेटर्स हों या कॉन्स्पिरेटर्स हों, हम उन्हें बिफिटिंग रिप्लाई देंगे, वी विल गिव अ बिफिटिंग रिप्लाई। और इसके साथ ही सब लोग उनके साथ जुड़ गए, विपक्ष ने भी उन्हें कहा कि हम आपके साथ हैं, आप करिए। लेकिन मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूं कि आज 1.5-2 महीने हो गए हैं उस बात को, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव था आनंद और हमने क्या अचीव किया? और मतलब मैं एक तरह से कंफ्यूज्ड हूँ आनंद। मैं अजय, जो मैं धीरे धीरे जैसे आपकी स्थिति थी लेकिन उसी को थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दो तीन चीजें बहुत स्पष्ट रूप से, और मैं इत्तेफाक से बीच में मैं श्रीनगर भी गया था, वहां रहा और वहां के लोगों से बातचीत की। दो अलग अलग चीजों को जरा हम लोग एनालाइज कर लें। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स वी मस्ट एनालाइज। नंबर एक, कश्मीर को आप यहां से जो भी कश्मीर के बारे में कहें, कश्मीर की हालत बहुत अच्छी नहीं है इन टर्म्स ऑफ, वहां के लोगों को कहीं ये लगता है कि उनका स्टेटहुड छीन के हमने उनके साथ कुछ गलत किया है। और मेरे ख्याल में जब तक आप उनका स्टेटहुड वापस नहीं देते हैं, वहां पे आप कुछ भी बात करते रहिए कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, वहां पे कुछ लोग दबी जबान में नहीं, मतलब मैं इसको बात कर रहा हूं कि वहां पे लोग साफ साफ आके मुझसे, चाहे वो मेरा टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे वो होटल में जहां मैं रुका था वहां का जो लड़का हो जो कुछ सामान रखता है या कुछ आता है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बहुत साधारण लोग हैं, या जो चाय के ठेले पे जाके आप चाय पी रहे हैं, वहां जनरल जो बातचीत कर रहे हैं, अगर वो बात करने को तैयार है। दो चीजें मुझे बहुत चेंज इस बार कश्मीर में लगा। एक तो अब लोग पॉलिटिकली बहुत अवेयर हैं, शायद पहले भी रहे होंगे, लेकिन इतने अवेयर के साथ साथ वोकल भी हो गए हैं। पहले इतने वोकल नहीं होते थे। पहले वो शायद हो सकता है कि आपको बाहरी समझ के वो आपके साथ नहीं खुलते थे, लेकिन अगर उनको एक बार ये लग जाए कि आप उनका कोई अहित नहीं करेंगे या उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो वो आपसे अपनी मन की बात काफी हद तक कहते हैं। और वो ये बिल्कुल क्लियर है कि उसमें वो भारत सरकार ने जिस तरह से, दिल्ली में बैठी हुई भाजपा सरकार ने जिस तरह से स्टेटहुड छीना है, वो उनको बहुत आहत करता है। वो उनके गर्व को, उनके प्राइड को, उनकी कश्मीरियत को कहीं ना कहीं चैलेंज करता है। तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात मुझे एक वहां पे लगी है, जिसका प्रश्न हर व्यक्ति को पूछना चाहिए, एवरीवन ऑफ अस शुड आस्क, और वो ये है कि पहलगाम में जो ये इंसिडेंट हुआ जिसको लेके इतना हल्ला मच रहा है, वहां के लोगों का कहना है कि साहब पहलगाम में तो, मतलब वो एक जहां पे इंसिडेंट हुआ वो बड़ी सैलानियों की जगह थी, टूरिस्ट खूब ठीक से जाते थे, तो वहां से पहले सिक्योरिटी वहां रहती थी, पुलिस वाले रहते थे। वो कब विड्रॉ किए, ये जरा डेट सरकार बता दे, या वहां कब डिप्लॉयड थे और कब से कब तक नहीं थे, कुछ ये बता दे, क्योंकि वो ऐसी जगह नहीं थी जिसको अनमैन्ड रही हो। इट्स वाज मतलब मेजर हो। तो मेरे ख्याल में ये कोई बहुत ऐसी मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन अगर इसका जवाब नहीं दे रहे हैं तो बहुत से प्रश्न फिर खड़े हो रहे हैं।
दूसरा एक प्रश्न वहां पे लोगों का कहना यह है कि जहां पे ये एक्चुअल इंसिडेंट हुआ उसके ऊपरी और नीचे, मतलब उसके ऊपर और नीचे क्या कोई डिफेंस फोर्सेस, जब वहां डिफेंस बोलते हैं तो सीआरपीएफ ये सब मतलब ये सब टोटलिटी की बात होती है। मैं वो जब केवल आर्मी की बात नहीं होती है, क्योंकि कहीं आर्मी है, कहीं बीएसएफ है, कहीं सीआरपीएफ है, वो तो क्या उसके ऊपर या नीचे जो नियरेस्ट जो भी आउटपोस्ट थी वो कितने दूर थी, सरकार को बताना चाहिए कि साहब वो 15 मिनट के डिस्टेंस पे थी, आधे घंटे के डिस्टेंस पे थी, 4 घंटे के डिस्टेंस पे थी। क्योंकि कश्मीर में अदरवाइज अगर आप जाइए तो कोई ऐसा किलोमीटर आपको नहीं मिलेगा जहां पे ये जो सुरक्षा के जवान हैं ये आपको खड़े हुए ना मिले, ऐसा है ही नहीं। तीसरी बात वहीं पे ये है कि अगर वहां ऊपर या नीचे 10, 15, 20 मिनट के फासले पे वहां कोई अगर चौकी थी या कोई ठिकाना था, तो क्या वहां से, क्योंकि जब 15-20 मिनट तक कहाँ गोली चली, जब इतने लोग मारे गए, इतने फायर हुए, तो क्या इधर से कोई एक भी फायर हुआ? क्या एक भी पटाखा जला? क्या एक भी कुछ आवाज की गई? क्या एक भी तरफ से कोई वायरलेस पे कोई मैसेज पास हुई? और ये मुझे लगता है कि ये वाजिब सवाल है, इसको एड्रेस करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको एड्रेस करना चाहिए। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वहां के लोग कह रहे हैं और उस पर वो कह रहे हैं कि साहब ये तो बिल्कुल साफ साफ पता है कि सबको क्या है, लेकिन अपने मुंह पे कोई नाम नहीं ले सकता है उसका। और वो उनका कहना यह है कि यहाँ पे हम लोग दहशतगर्दी पिछले 40-50 साल से झेल रहे हैं, कभी कम कभी ज्यादा, कभी थोड़ा पीसफुल रहता है 1-2 साल, फिर वो ज्यादा वो हो जाता है, ये कहने लगे हम झेल रहे हैं। लेकिन उन सबका कहना यह है कि आज तक दहशतगर्द आए हो, एक्सट्रीमिस्ट आए हो, आतंकवादी आए हो और आपसे धर्म पूछ के फिर आपको गोली मारी हो, ये आज तक नहीं हुआ है। और धर्म पूछ के अगर गोली मार रहे हैं तो उससे वोट का फायदा किसका हो रहा है, ये एक उनके मन में एक ये प्रश्न है। क्योंकि अगर धर्म का पूछ के गोली मारी जा रही है, उसका वोट की दृष्टि में किसी का फायदा हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसको भी संदेह के घेरे में ला रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको वहां के एक्चुअल उसकी बात कही। मैं दूसरे पक्ष, अगर आप दूसरे पक्ष का क्वेश्चन करना चाहें कर देंगे, नहीं तो फिर कहिए तो मैं इसी को और कंटिन्यू करता हूं, जैसे चाहिए अजय। मैं इसी संदर्भ में आपसे एक और प्रश्न पूछ लेता हूं, फिर आप कंटिन्यू कर लीजिएगा जैसे भी आपका नरेशन हो। आनंद, ये हमें देश में कभी ये बताया नहीं गया कि हमारा कितना लॉस हुआ, कितने हमारे जवान मारे गए या हमारे हवाई जहाज गिराए गए। ये within the country there was no statement either from the prime minister or the defense minister। जब भी कोई हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री से या आर्मी से बाहर गए हैं, वहां पे उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो ये एक इंडोनेशिया में कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें ये स्लाइड दिखाए गए, ये भारत की तरफ से नहीं था, ये कोई और वहां बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के कितने जहाज गिराए गए और कितना उन्हें नुकसान हुआ, और इसी संदर्भ में उन्होंने इंडिया की भी स्लाइड दिखाई। इसमें उन्होंने बताया गया कि हिंदुस्तान के करीब 5 जहाज गिराए गए थे, कुछ ड्रोन गिराए गए थे, और ये सारी अनकन्फर्म्ड है, इसका हम लोगों ने कोई इसको कंफर्म नहीं किया है। लेकिन ये जरूर कंफर्म किया था कि हमारे कुछ जहाज गिराए गए हैं। तो मेरा ये प्रश्न है कि हम जब लड़ाई कर रहे थे तो नुकसान जरूर होगा, हमें भी होगा, उन्हें भी होगा, ये बड़ी आम बात है। इसमें छुपाने वाली क्या चीज है? और दूसरा, जो अब कांग्रेस ने भी ये उठाना शुरू किया है कि अगर हमारी तरफ से कोई लोग मारे गए हैं तो वो पब्लिक को बताना चाहिए, उनकी शहादत जो है वो सबको पता होना चाहिए। ये कोई पर्सनल लड़ाई तो थी नहीं उनकी, देश के लिए लड़ रहे थे वो लोग। अब आपके जहाज भी गिरे और उससे कोई पायलट इजेक्ट किया है, क्या वो सेफ है, क्या वो ठीक है, ठीक न है, या फ्रैक्चर हुआ है, या कुछ जो भी हुआ है उन्हें, ये स्टेटमेंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं बाहर? ये छुपाने से किसका फायदा है? आनंद जी देखिए अजय, एक मोटी बातें मैं 2 चीजें आपको इसमें बता दूं। मोटी बात यह है कि किसी भी युद्ध में ये स्टैब्लिश्ड है, दुनिया का ये नॉर्म है कि जो अटैक करता है
उसको ज्यादा हानि होती है, बिकॉज जो भी अटैक मोड में होता है दे ऑलवेज विल लूज मोर इन टर्म्स ऑफ मैन एंड मशीन दोनों। उसमें कहीं पे भी दुनिया में अगर युद्ध हो रहा है तो जो अटैक करता है उसके ज्यादा लोग होते हैं। मैं युद्ध की बात कर रहा हूं, मतलब इन टर्म्स ऑफ लड़ाकू चीजें। वो हो सकता है कि उसने अटैक करके बम गिरा दिया और सिविलियन मर गए, वो अलग है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि क्योंकि उसके अगर इतने फाइटर जेट जा रहे हैं और उनका एयर डिफेंस सिस्टम है और वो उनको मार रहा है और ये कर रहा है, तो वो एक अपना है। दूसरा ये है कि दुनिया में हर जगह ये पता है कि कितने मरते हैं और कितने नहीं मरते हैं। ये तो एक लिस्ट आती है। लिस्ट ये आ रही है कि पैलेस्टीन, जो गाजा में लड़ाई हो रही है, वहां पे जब पहला अटैक हुआ, जब हमास ने पहला अटैक किया था, तो जैसा कहा जा रहा है कि शायद, अगर मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो फिगर्स आई थी वो शायद 1200 लोग पहले अटैक में उन्होंने मारा था, शायद 1200, और 250 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था या होस्टेज बना लिया था, मतलब इजराइली जूस को। उसके जवाब में जो ऑफिशियल फिगर्स है वो कह रही है करीब 60,000 लोगों को गाजा में इजराइल ने वहां बम डाल के वो करके करीब 60,000 मतलब वहां पे लोग मारे जा चुके हैं हमास के। तो ये बहुत बड़ी फिगर है। लेकिन इस फिगर को हमास भी ये नहीं कह रहा है कि नहीं नहीं हुआ है, हुआ है। और अगर आप एक इस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये होगा। ईरान ने भी कहा है कि हाँ इतने ज्यादा लोग मरे हैं, यूक्रेन कह रहा है इतने ज्यादा लोग मरे हैं, रूस एडमिट कर रहा है कि इतने ज्यादा लोग मरे हैं। सिर्फ हमारा एक देश ऐसा है जिसमें अगर आप कहीं पे भी कर लीजिए, हम लोग फिगर्स को क्यों नहीं बताते नहीं मालूम। मैं दो आपको इसमें इस चीज पे आने से पहले दो चीजें याद दिला दूं। पुलवामा में 40 लोग मरे थे। आपने कितने मारे? आप तो कहते थे कि एक के बदले 400 मारेंगे कि 1000 मारेंगे, कुछ इस तरह की स्टेटमेंट करते थे। गलवान में 20 लोग मरे थे। आपने कितने मारे? आप तो कहते थे ना हम एक एक का बदला लेंगे और एक के बदले में इतने मारेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो जो पहलगाम में हुआ, उसमें भारत की तरफ से जो रिएक्शन हुआ बिल्कुल ठीक है, वैसे ही होना चाहिए था और जोर से होना चाहिए था और लंबे समय तक डिसाइसिव होना चाहिए था। ये पूरे देश को लगता है कि ये डिसाइसिव नहीं हुआ। एक थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की वजह से हम लोग ने उसमें अपने कदम वापस खींच लिए, जब कि आपकी फोर्सेस एक बेहतर स्थिति में थी पाकिस्तान के फोर्सेस को और पाकिस्तान को थोड़ा सबक सिखाने के लिए। लेकिन आपने उसमें पैर वापस खींचे। ये तो आप जग जाहिर आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि जिन भी कारणों से, उस कारण पे अभी नहीं बात करते हैं। अब ऐसे में आपको क्या दिक्कत है ये बताने में कि हमारे 1 रफाल की, 4 रफाल की, 2 रफाल की, 3 रफाल ये गिर गए हैं। और आप केवल यही नहीं कर रहे हैं अजय, आप उन शहीदों के साथ जिन्होंने शहादत दी, अपनी जान गंवाई, और उन लोगों के अगेंस्ट भी जिन लोगों को पाकिस्तान में अगर पकड़ के रख लिया गया है, आप उन लोगों के साथ गैर मानवीय नहीं, आप राष्ट्रीय अपराध कर रहे हैं। क्योंकि ये राष्ट्र के साथ, राष्ट्र को बताना चाहिए द एंटायर नेशन शुड स्टैंड विद देम, नॉट ओनली इन मैटर ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट बट इन मैटर ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देम। उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जेनेवा कन्वेंशन है, वो अपने देश के लिए लड़ रहे थे, कोई खेत की लड़ाई के लिए नहीं पाकिस्तान में गए थे। उसका एक सर्टेन प्रोटोकॉल है, उनको वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये अगर आपको याद दिला दूं, इसको लेके बीजेपी के लोग बहुत इस पे हल्ला मचाते हैं। 71 वॉर के पहले भारत के कुछ 40-50 लोग को गिरफ्तार किया गया था और वो पता नहीं लगा था। क्योंकि वॉर में क्या होता है कि अगर बॉडी मिलेगी तभी वो बोलते हैं कि ये मिले, अगर बॉडी नहीं मिलती है तो वो उसको डेथ काफी लंबे समय तक नहीं करते हैं, और उसमें पीओडब्ल्यूज भी होते हैं। जब शिमला समझौता हो रहा था तो ये बताया ही नहीं गया था, शिमला समझौते के समय तक ये फिगर ही नहीं आई थी कि हमारे कितने लोग वहां बंदी हैं। ये फिगर उसके 2-4-5 साल बाद ये पता लगा कि वो कैप्टन तांबे थे। क्योंकि मुझे कैप्टन तांबे का इसलिए याद है कि उनकी पत्नी, अगर मैं गलत नहीं हूं,
दमयंती तांबे थी, हिंदुस्तान की बेहतरीन नेशनल बैडमिंटन प्लेयर। वो अपने पति के को छुड़ाने के लिए बहुत लंबे समय तक एक उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वो पति उनकी जेल में थे। उस पे बहुत से पिक्चरें भी बनी हैं, लेकिन वी नेवर न्यू दैट। आज की तारीख में अगर आपको पता है और आप इसको छुपा रहे हैं, तो आप इस राष्ट्र के साथ अपराध कर रहे हैं, इससे कम कुछ नहीं है। और जहां तक रही ये बात, आप नहीं मानिए, कैप्टन भाई जो हमारे कैप्टन शिव कुमार थे, जो उस इंडोनेशिया के उस कॉन्फ्रेंस में थे, उन्होंने तो बताया, उन्होंने माना, उन्होंने कहा हाँ ये हुआ है। तो आप मानिए चाहे न मानिए, वो दूसरे सोर्सेस से आएंगे, आप अपने सोर्स से बताए रहेंगे, तो लोगों के पास एक ऑथेंटिकेटेड फिगर रहेगी कि साहब ये भारत की फिगर और हम इसी के साथ हैं। आप अगर झूठ बोलने में, क्योंकि आपको लगता है फिगर देते ही वो ये हो जाएगा कि इतने कैसे हुए, इतने कैसे गिरे, कोई वो नहीं है। युद्ध अगर आप कर रहे हैं तो युद्ध में जान माल की हानि होगी होगी। ये युद्ध जो 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 सेना में है उसको ये पता है कि जब वो सेना में भर्ती होता है तो उसको पता रहता है कि वो जा रहा है, उसका जान और माल इस देश के हवाले करके जाता है। लेकिन अगर उसके उसकी उस सेक्रीफाइस को अगर हम याद भी ना करें, तो वो शायद हम लोगों के तरफ से बेईमानी है। अजय जी, आनंद, अब मैं थोड़ी बात करूंगा आपसे। जब ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, उसके आई थिंक 1-2 दिन बाद ही हमने सारी न्यूज चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स पाकिस्तान की हमने इंडिया में बैन कर दी थी, उनके ट्विटर अकाउंट्स वगैरह बैन कर दिए थे। वो बात अलग है कि आज की टेक्नोलॉजी में ये पॉसिबल नहीं है आप किसी को बैन करें, जिसे देखना है वो देख रहे थे। अब ये कब ये वापस आ गई, ये डेट मेरे को नहीं पता है, ये मैं आज का दिखा रहा हूँ। आप सारी पाकिस्तानी चैनल दोबारा से हम लोग देख सकते हैं, और वो ही नहीं, आप इसमें कुछ हिंदुस्तानी चेहरे भी देखेंगे जो उनके साथ इंटरव्यू भी कर रहे हैं। और वाघा बॉर्डर भी ऐसा बोला जा रहा है कि वो खोल दिया है, डेट मेरे को पता नहीं है। तो हमारे लिए, हम बोलते एक तरफ हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हैज बीन पॉज्ड, लेकिन दूसरी तरफ जितने भी हमने एक्शन लिए थे उस समय अप्रैल में, वो धीरे धीरे, आई थिंक वी आर बैक टू नॉर्मल एज फार एज पॉलिटिकल पार्टीज आर कंसर्न। इट्स ओवर, जो खत्म हो गया, ऑपरेशन सिंदूर भी खत्म हो गया, और जो आपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव बताया है शायद वो अचीव हो गया है, इसलिए ये बात बिल्कुल वी आर बैक अगेन टू नॉर्मल। आनंद, अजय, ये बिल्कुल साफ है जो आप ये दिखा रहे हैं कि कैसे नॉर्मल हो गया है, क्योंकि जो हमारे सो कॉल्ड सरकारी चैनल हैं, या जिसको कुछ लोग गोदी मीडिया कहते हैं, उनको अपना धंधा करना है, और उनको धंधा करने के लिए जरूरी है कि इस तरह की एक एक मुर्गेबाजी होती रहे, इस तरह के मुर्गे लड़ाते रहें, ये उनके लिए आवश्यक है, इसलिए वो बैक टू धंधा है, उसमें कहीं मुझे कोई ताज्जुब नहीं हो रहा है। लेकिन एक लार्जर क्वेश्चन ये है कि अभी क्या हो गया है, क्या मैं उस पर भी थोड़ा एक 2 मिनट, आप मतलब जैसे मैं देख रहा हूं वैसे मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगा, और आपका एक रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि आप बिजनेस को आप मुझसे बेहतर समझते हैं। दुनिया का जो 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 ट्रेड ऑफ आर्म्स ट्रेड है, वो पिछले बार एस्टिमेटेड है करीब $350 बिलियन का। 1 बिलियन 8,500 करोड़ होता है, 350 बिलियन US का टोटल ट्रेड दुनिया में हुआ है। मतलब ट्रेड जब मैं बोल रहा हूं तो एक देश से दूसरे देश में वो बेचा गया है या किसी देश ने खरीदा है, तो 350 बिलियन US के हथियार बेचे गए हैं। उस 350 बिलियन US का 43% हथियार बेचने वाला देश अमेरिका है। अमेरिका का वो 43% ऑफ द टोटल वो है। ये फिगर मैं इसलिए, उसके बाद जो है मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, तो मैं सिर्फ अमेरिका की बात कर रहा हूं, और वो इंपॉर्टेंट है। जो टॉप 5 हथियार खरीदने वाले देश हैं दुनिया के, जो इंपोर्ट करते हैं, उन 5 में नंबर 1 पे यूक्रेन है, फिर भारत है, सऊदी अरेबिया है, और उसमें पाकिस्तान भी है। अब ये चीज अजय इसलिए समझना थोड़ा हम सबको जरूरी है, जो मैन्युफैक्चरर है वो अमेरिका है। अमेरिका के जो अभी पोजीशन है, ट्रम्प जी कह रहे हैं मैं सब जगह शांति करा दूंगा, शांति शांति शांति, ओम शांति ओम शांति ओम शांति कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनको नोबेल का पीस प्राइज इसलिए मिलना चाहिए, उनको बहुत लंबी लिस्ट उन्होंने खुद ही लिख कर दी है कि इन कारणों से उनको मिलना चाहिए। लेकिन अमेरिका का जब बजट आ रहा है वन बिग ब्यूटीफुल बिल, उसमें
मिलिट्री स्पेंडिंग हम बढ़ा देंगे, हम तो खूब डंडे फंडे रखेंगे, अपना हथियार पथियार, बम, एटम बम, न्यूक्लियर बम सब रखेंगे, तुम लोग सब लोग शांति से रहो। ये अमेरिका, व्हाट दे आर प्रीचिंग, दे जस्ट डोंट प्रैक्टिस दैट, नंबर एक। नंबर दो, एक चीज और समझ लीजिए, अमेरिका सबसे ज्यादा ये जो बेच रहा, जो खरीद रहे हैं देश, वो कौन सा देश है? यूक्रेन। सबसे ज्यादा कहां से खरीद रहा है? अमेरिका से। अब मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है कि रूस और यूक्रेन की वॉर रुकवाने में अमेरिका इंटरेस्टेड है? उसके उसके आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स का क्या होगा? उसकी डील का क्या होगा? उसको जो आर्म्स मैन्युफैक्चरर पैसा दे रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए वहां अमेरिका के अलग अलग नेताओं को, उसका क्या होगा? तो अमेरिका विल नेवर बी इंटरेस्टेड इन स्टॉपिंग दिस वॉर। अमेरिका विल ऑलवेज वांट कि दुनिया के किसी भी जगह पे ये वॉर चलती रहे। और अमेरिका के इंटरेस्ट में है, ये भी देखिए अजीब सी चीज है, अमेरिका के इंटरेस्ट में है कि भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन रहे, हथियार खरीदे जाएं, बीच बीच में थोड़ा वॉर लाइक सिचुएशन हो जाए जिससे हथियार और बेचने में आसानी हो, और दोनों को वही हथियार सप्लाई करने के चक्कर में वो कह रहा ना कि वहां से कम खरीदो, हम ज्यादा देंगे, रूस से क्यों खरीद रहे हो? तो अमेरिका उधर भी दे, अमेरिका मतलब ये अजीब से, एक को देगा एयरक्राफ्ट, एक को देगा एयर डिफेंस सिस्टम, एक को देगा गोला, एक को देगा कुछ, मतलब ये दोनों तरफ अमेरिका कैसे हथियार खरीदो, आपस में तुम लोग एक दूसरे को लड़ मारो। तो इट इज इन द ग्रैंड, आप अगर अगर ठंडे दिमाग से सोचिए तो ये अमेरिका के इंटरेस्ट में है कि वॉर होती रहे, और वॉर ऐसी जगह हो जो जो अपने को चौथी दुनिया का सबसे चौथी आर्थिक शक्ति बता रहा है। अमेरिका की इंडिया की खरीदने की कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, तो इस जगह अगर वॉर होती रहेगी तो ये अमेरिका के इंटरेस्ट में है। इस नजर से भी आप देखिएगा। और एक एक छोटी सी टिप्पणी मैं आपसे भी चाहता हूं, डोंट यू फील कि अमेरिका का रक्षा मतलब आम सौदे, रक्षा का सौदा ज्यादा चलता रहे, इसलिए उसके इंटरेस्ट में है कि दुनिया भर में अस्थिरता और वॉर लाइक सिचुएशन बनी रहे। अजय जी आनंद, आपने बिल्कुल एज यू से यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। अभी आज ही सुबह की न्यूज है कि इंडिया एंड यूएस आर गोइंग टू साइन ए 10-year डिफेंस फ्रेमवर्क दिस ईयर। ये यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट के स्पोक्समैन ने अभी न्यूज आई है 1-2 घंटा पहले। और इनका डिफेंस का जहां तक है, इट्स सिमिलर टू देयर, जो वहां उनकी गन इंडस्ट्री है, वहां गन कभी बिके बंद ही नहीं हो सकती हैं यूएस में। कभी भी उठा के कहीं भी, हर यूनिवर्सिटी, हर हर महीने आप देख रहे हैं वहां पे वो शूटिंग होती रहती है, लेकिन आप उनकी गन इंडस्ट्री या गन लॉबी को आप कुछ नहीं कह सकते। एंड इट इज सिमिलर विद द डिफेंस। अगर आपने जो फिगर्स दिए हैं तो 300 बिलियन का अगर आधा, 150 बिलियन डॉलर का अगर उनकी इंडस्ट्री है, तो देर इज नो वे दे विल लेट इट शट डाउन। और यूक्रेन में लड़ाई होगी, इसराइल और ईरान में होगी, इंडिया पाक में, ये सारी चीजें ऐसे की ऐसी रहेंगी। दिखावे के लिए जरूर है क्या पीस करेंगे, ये करेंगे, बट फैक्ट विल रिमेन कि ये वी विल कीप लिविंग इन टर्बुलेंट टाइम्स, जो हालत हम सबकी हो गई। आनंद, अब लास्ट में मैं जरा मोदी जी पर आता हूं कि ये ऑपरेशन सिंदूर को हो गया 2 महीने, इन्होंने वक्तव्य दिए, उसके बाद ये सामने नहीं आए, और अब ये चले गए हैं अपनी विदेश यात्रा पर। तो ये नक्शा है जहां मोदी जी जा चुके हैं। लाल देश ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ही कवर्ड है, और जो ग्रे में है वहां लिखा है मोदी जी बकेट लिस्ट, यानी कि ये बच्चे हैं और जब तक ये प्रधानमंत्री रहेंगे ये वहां भी जरूर जाएंगे। मेरे को लगता है अगले 1-2 साल में इनकी विदेश यात्राएं बढ़ेंगी। ये अभी तक 76 देश जा चुके हैं मोदी जी। अब ये जाते किस लिए हैं ये आज तक समझ नहीं आया। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर ये फिगर लगा दिया है बगल में, जो एफडीआई का है, कि ये 25 मई के फिगर हैं आरबीआई के। हमारा एफडीआई ऑलमोस्ट 0 हो गया है 2025 में। तो अगर कोई देश का प्रधानमंत्री इतनी दुनिया की सैर करता है तो वहां करने क्या जाते हैं? आज ये घाना में गए हुए हैं, वहां पे 15,000 भारतीय हैं केवल। नामीबिया ये जा रहे हैं, वहां पे शायद 150 या 300 इंडियंस हैं कुल, और टोटल ट्रेड नामीबिया के साथ $300 मिलियन है हमारा, लेकिन ये वहां भी जा रहे हैं। तो
हमारे यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर हो गया, ये सामने नहीं आए, किसी चीज का जवाब नहीं दिया, और व्हेन थिंग्स आर गेटिंग हॉट हियर, तो ये फिर से एक लंबी यात्रा पे निकल गए। तो किस तरह के प्रधानमंत्री मोदी जी साबित हो रहे हैं हम लोगों के लिए? आनंद। अ, अजय, मैं मतलब मोदी जी तो जो कर रहे हैं उस पर तो हम लोग बहुत बोल चुके हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि हमारी विदेश नीति पिछले 75-80 साल में इतनी खराब स्थिति में हम कभी नहीं रहे हैं कि हम बिल्कुल तनहा, बिल्कुल अकेले, अलग थलग पड़े हुए हैं। हम एससीओ में जाते हैं, एससीओ में हमारे राजनाथ सिंह साहब अपना कहते रहते हैं, कुछ कहते रहते हैं, राइट। लेकिन वो पहलगाम पे कोई एक शब्द वहां नहीं बोलता है। हम आ, कहीं कहीं की बात कर लीजिए, सबसे बड़ी बात जो यूएन की बात है, यूनाइटेड नेशन में हमें चिढ़ाने के लिए, क्योंकि ये केवल कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। पाकिस्तान का चलिए मान लिया कि भाई पाकिस्तान को यूएन का इस समय जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका 1 महीने के लिए वो अध्यक्ष बन गया, वो रोटेशनल बेसिस होता है, मान लिया उसको, तो हो गया। लेकिन उससे पहले जो 15 लोगों की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, 10 जिसमें टेम्पररी और 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, जिसमें पाकिस्तान इस जनवरी से शुरू हुआ है, उसको चेयरमैन फॉर जो टेरर को रोकने के लिए जो कमेटी बन रही है उसका चेयरमैन बना देना पाकिस्तान को आपको चिढ़ाने जैसा है। मतलब ये कहीं से भी गले बात नहीं उतरती है। इस पूरे इंसिडेंट में पाकिस्तान का तो लग रहा है कि लॉटरी निकल आई है पहलगाम के बाद। पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल हैं, जो अब फील्ड मार्शल हो गए हैं, तो अब देखना यह है कि जो मोदी जी हैं वो विदेश नीति के हिसाब से हम बिल्कुल जब हम कह रहे हैं बिल्कुल अकेले खड़े हुए हैं, तो हमारे साथ कोई अगल बगल नहीं है। नो वन इज आवर फ्रेंड। पीपल आर यूजिंग, अब हम क्वाड में बहुत खुश हुए हैं कि पहला, पर वो हम चाइना बैशिंग के लिए क्वाड में यूज किए जा रहे हैं। चाइना को जितना क्वाड में कहा गया है कि क्या क्या नहीं कहा गया है चाइना के लिए, कि चाइना ये करता है, चाइना वो करता है, चाइना, तो आपने क्वाड में जाके क्या किया, आपने चाइना को खूब गाली देने का आपसे काम करवाया गया। मैं एक बात इसलिए कह रहा हूं, मैं फिर से आज उसको रिटेरिएट कर रहा हूं, नॉन अलाइन मूवमेंट और सार्क। सार्क तो हमारा रीजनल था ना, हम 8 देशों का था। वो 2014 में उसकी लास्ट मीटिंग हुई थी नेपाल में। नेपाल उसका लास्ट मीटिंग, हम बोला, हम समिट की बात कर रहे हैं, समिट जिसमें राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, और वो टर्न वाइज रोटेट होता रहता है, एवरी कंट्री 2 साल में एक बार वो होगा। 2016 में पाकिस्तान को करना था। हम पाकिस्तान इस उस पे नहीं गए कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उड़ी उससे पहले हुआ था। 2016 से आज 10 साल होने को आ रहे हैं, हमने सार्क की मीटिंग होने नहीं दी। वी आर, बिकॉज पाकिस्तान कहना है भाई मेरा टर्न है, आप नहीं आएंगे तो मीटिंग नहीं होगी, मीटिंग नहीं हो रही है, तो आप कुछ भी कह लीजिए, जिम्मेदारी तो हमारी है। दुनिया में आज आप कनाडा में जाके, जिसने आपके ऊपर बिल्कुल साफ साफ आरोप लगाए थे, आपको वहां पे भी जाना पड़ा, आप कनाडा भी गए, आप सब जगह जाके बात करने को तैयार हैं, लेकिन आप सार्क में जैसा इनिशिएटिव जो जिसके आप मुख्य सूत्रधार थे, उसमें आप नहीं जा रहे हैं। नैम में को करीब करीब नैम की वो धमक ही नहीं रह गई है, क्योंकि आपको लगता है नैम एम क्या है, नैम से कोई मतलब नहीं। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि मोदी जी 76 नहीं, जो आपने फिगर दिखाई, वो पूरी दुनिया घूम ले, दुनिया घूम के वो जो हमारे डोमेस्टिक समस्याएं हैं उससे मुंह फेर सकते हैं, कुछ देर के लिए उसको भूल सकते हैं, कुछ देर के लिए भुला सकते हैं, कुछ देर के लिए लोगों को कर सकते हैं कि नहीं नहीं यहाँ कुछ नहीं है, सब ठीक है। लेकिन मुंह फेर लेने से मणिपुर की समस्या हो, या कश्मीर की समस्या हो, या इलेक्शन कमीशन जिस तरह से इलेक्टोरल रोल के साथ खिलवाड़ कर रहा हो, वो एक समस्या हो, उससे तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। बीच में मेरे यहाँ से इंटरनेट चला गया था। एनीवे आनंद, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी दर्शकों को नमस्कार।